हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आपको में। दोस्तों आज की शुरू में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बनाता है। देखिए एक चीज आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आपका टारगेट 400 है, 450 प्लस है, तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप इतने मार्क्स को गेन कर पाएंगे। अगर आप सिंपली दोस्तों फर्स्ट डिवीजन भी होना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे, अगर आप इनको सिर्फ सुन लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, तो दोस्तों आप आसानी से आपके प्रश्न में, यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम हॉल में, वहां पर दोस्तों जैसे ये प्रश्न आएगा आप कुछ ना कुछ 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन आराम से लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो सिर्फ आप 2 पॉइंट को ध्यान रखिए। सबसे पहला कि वो घटना कब हुई, जैसे कि शीत युद्ध का दौर कब खत्म हुआ, 1991 में। द्वितीय विश्व युद्ध चालू कब हुआ, 1939 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। बस ये आपको डेट याद होनी चाहिए। दूसरा चीज, वो घटना का नाम क्या है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, शीत युद्ध का दौर, तो ये घटना हुआ। और नाम जैसे कि पार्टी का नाम वगैरह याद रखना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट अगर आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आपका लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में आंसर दे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट पीबीआई शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा, वीडियो खत्म होने के बाद उसको अगर दोस्तों आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप आसानी से सभी प्रश्न को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताइए। देखिए अगर आप अपने शब्दों में आंसर देंगे तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत की जो आजादी है वो 1947 में हुई थी, ये बात आपको मालूम है। उसके बाद दोस्तों जो चुनाव है वो कब हुआ था, ये भी हम लोग जानते हैं। जो पहली चुनाव है वो आपके 1952 में हुआ था। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। और कांग्रेस जो है 1952 में भी जीती थी। दूसरा कब जीती थी, 1957 में, ध्यान रखिएगा, 5 साल के बाद। फिर तीसरा कब जीती थी, 1962 में, यानी कि 5 साल के बाद। तो दोस्तों टोटल 3 बार लगातार कांग्रेस जो है विजय पार्टी बनी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताएं। तो यही तो है दलीय प्रभुत्व का दौर, यानी कि 52 में भी जीता, 57 में भी, 65 में भी। अब क्यों जीता, कैसे जीता, क्या रीजन है, बस उसी को जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व का दौर की अगर हम सिंपली मतलब समझे तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप दिखेंगे तो आपका आंसर लिखा हुआ है। देखिए आजादी के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। आपको मालूम है आजादी के बाद उस समय विपक्ष में कोई भी पार्टी तो थी, लेकिन उतनी बड़ी लेवल पे पार्टी नहीं थी। ठीक है, तो आजादी के बाद केवल कांग्रेस पार्टी जो है वह सत्ता में रही। उसे 1952 के पहले, 1957 के दूसरे व 1962 के तीसरे आम चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। प्रचंड यानी कि बहुत ज्यादा अपार उसको जीत हासिल हुई। ठीक है, इस वक्त दोस्तों अन्य राजनीतिक पार्टी जो है वो बहुत कमजोर थी, वह कांग्रेस को हराकर सत्ता में नहीं आ सकती थी। इसी दौर को दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व का दौर की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह के प्रश्न, इसी तरह का आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखे। क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो असफलता है उसका प्रमुख कारण क्या है। इसको हम लोग समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो फेलियर है इसका प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख मतलब जो मुख्य कारण। ठीक है, देखिए भारत में 1956 के पश्चात, यानी कि 1956 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित अनेक उद्यमों ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में प्रतियोगिता की, परंतु वे सब धीरे धीरे असफल होते चले गए। इसके पीछे दोस्तों विशेष तौर पर निम्न कारण रहे थे। सबसे पहला कारण क्या है, ऐसे उद्यमों की स्थापना राजनेताओं के आग्रह के अनुसार की गई। ठीक है, दूसरा इन उद्यमों में जरूरत से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। तीसरा इनके बने माल की कीमतें ऊंची थी। अच्छा, ये उद्यमों जो है आपका उद्योगों है, ध्यान दीजिएगा, उद्योगों। ठीक है, इनके दोस्तों जो माल की जो कीमतें हैं वो काफी क्या थी, ऊंची थी। ठीक है, और उद्यमों में प्रबंध द्वारा अत्यंत आंकड़े बनाकर अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया जाना। तो ये दोस्तों कुछ रीजन थी जिसके कारण जो पहला 1956 था, क्योंकि आपको मालूम है मैंने आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर बताया था कि जो पहला दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना था वो आपका कब था, 1951 को था। ठीक है, जो दूसरा दोस्तों था आपका वो कब था, 5 साल के बाद, यानी कि 1956 में। तो दोस्तों ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था इसी को दोस्तों औद्योगिक योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विकास है वो औद्योगिक का, यानी कि उद्योग का, फैक्ट्री का, वो दोस्तों 1956 के बाद ही हुआ था। ठीक है, और 1951 के बाद जो है कृषि का सुधार हुआ था। किसका, कृषि का। तो यहाँ पर वही चीज कही जा रही है कि भारत में जो है 1956 के बाद
सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है आपका उद्योगों से प्रतियोगिता की, परंतु वह सब धीरे धीरे क्या हो गए, असफल हो गए। और क्या क्या क्यों असफल हो गए उसका कारण यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? शिमला समझौता क्या है? आपको मालूम है ये शिमला समझौता क्या है? दोस्तों मैंने आपको कई बार ये चीज बताया कि शिमला समझौता जो है वो पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1971 में, जब इंदिरा गांधी यानी कि भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुई थी। तो जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1972 में जो है ये आपका हुआ था। क्या? शिमला समझौता। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पंचशील समझौता जो वो चाइना के साथ हुआ था, फरक्का समझौता जो बांग्लादेश के साथ हुआ था। उसके बाद जितने भी समझौता जैसे कि ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, सिंधु संधि, ये सभी समझौता, ये सभी संधि दोस्तों पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शिमला समझौता क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन पर किन दो राजनेताओं ने अपने हस्ताक्षर किए थे? किन दो राजनेताओं ने? तो सबसे पहले शिमला समझौता हम लोग जान गए कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला में 1972 में एक संधि हुई थी। ठीक है, कहां पर? शिमला नामक जगह पर 1972 में एक संधि हुई थी। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, शिमला में हुई इस संधि को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दोस्तों यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने आपसी समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया, यानी कि इसमें क्या दोस्तों एक प्रकार का निर्णय लिया गया कि जो दोनों देश है वो अपने समस्याओं को, आपसी समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे। इस समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और पाकिस्तान की ओर से दोस्तों उनके समकक्ष जुल्फिकार अली भट्टो ने हस्ताक्षर किया था। तो क्वेश्चन आपको पूछा भी जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता आपको कि जो शिमला समझौता वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कौन दो बड़े नेता थे? तो दोस्तों वो एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और एक आपका समकक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो था। ठीक है, तो ये दोनों जो है मिलकर के इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोषणीय विकास की जो अवधारणा है वो क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब आप विकास जानते ही हैं, और सस्टेनेबल मतलब पोषणीय। तो ये जो पोषणीय विकास है दोस्तों, इसका अवधारणा क्या है, क्या है आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन 4 आपका, अब विकास की जगह पोषणीय विकास की अवधारणा आ गई है। पहले क्या था? डेवलप था, अब उसकी जगह क्या आ गया है? पोषणीय विकास की अवधारणा। इससे आशय है, यानी कि इससे मतलब क्या है कि अंधाधुंध विकास नहीं किए जाने से है, यानी कि यह भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास संबंधी कार्यक्रम बनाने में वह लागू करने पर बल देता है। इसके तहत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं आज का विकास भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए विनाश का कारण ना बने। यह एक मुखी विकास की बात ना करते हुए सर्वगागेन विकास पर बल देता है। ठीक है, तो सिंपली वर्ड में अगर आप समझे, बहुत आसानी से समझे, तो पोषणीय विकास जो वो क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था, तेजी से विकास होता था, तो दोस्तों ये पोषणीय विकास जो है वो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस तरीके से काम करेगा कि जो आने वाला फ्यूचर है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका है पोषणीय विकास। इसमें से दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे पहला वाला जो इंपॉर्टेंट ये क्या था, VBI था। ध्यान रखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताइए, ये आपका VBI था, ध्यान रखिएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वो उतना तो नहीं था, लेकिन जो तीसरा था दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट था, शिमला समझौता। ठीक है, पूछा भी गया। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, सरकार की आरक्षण नीति को नियोजित करे। क्वेश्चन क्या पूछा कि सरकार की आरक्षण की नीति को नियोजित ठहराएं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, 1 सेकेंड, चलिए। संविधान के अनुसार कानून की नजर में सब समान है। आपको पता है संविधान के अनुसार कानून की जो नजर में है क्या है, सब समान है। अच्छा, आरक्षण की नीति मतलब समझते हैं ना, आरक्षण की नीति मतलब हो गया दोस्तों, जैसे कि कोई अगर दलित है तो उसको ज्यादा आरक्षण है, ज्यादा छूट है। ठीक है, तो वही चीज है। तो संविधान के अनुसार जो है कानून की नजर में क्या है, सब कुछ समान है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक सेवाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुली है। अतः धर्म, नस्ल, जाति, रक्त, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन महिलाओं व बच्चों व अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, यानी कि SC और ST, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और एक महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए तथा अन्य पिछड़े के हित को बढ़ावा देने के लिए भेदभाव की नीति अपनाई जा सकती है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु तर्क संगत है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 5 था, जो कि आरक्षण की नीति यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं, इसको बताया किसको, आरक्षण की नीति के बारे में। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या
प्रासंगिकता है। ठीक है, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन आपको मालूम है, मैंने आपको कई बार बताया कि दोस्तों जो पूंजीवादी था एक आपका था साम्यवादी। जो पूरी दुनिया है दोस्तों वो आपका दो गुट में बढ़ चुकी थी, एक आपका पूंजीवादी एक आपका साम्यवादी यानी कि स्वीडन, और एक पूंजीवादी मतलब अमेरिका। भारत के पास दोस्तों दो रास्ता था, या तो इसके बाद चले जाए या फिर इसके बाद चले जाए, लेकिन दोस्तों भारत जो है वो दोनों के पास नहीं गया और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, तो आप सिंपली लिख देना इस चीज को, और गुट निरपेक्षता की नीति को कब अपनाया, क्या क्या हुआ और क्या क्या उद्देश्य था, बस इस चीज को लिख देना, आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए यह कहना कि द्वितीय ध्रुव विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया ठीक नहीं है। इसका ध्येय दोस्तों विश्व में शांति, यानी कि जो उसका उद्देश्य था क्या था, विश्व में शांति था, सुरक्षा व सहयोग को सुनिश्चित करना तथा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसी आंदोलन के माध्यम से तीसरी दुनिया के देश अपने की बड़ी पूंजीवादी शक्तियों के दबाव से बचा सकते हैं तथा अपने विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी यानी कि चाहे अगर तो तीसरी दुनिया, एक आपका पहली दुनिया हो गया पूंजीवादी, दूसरी दुनिया सुविधाजनक, और तीसरी दुनिया हो गया आपका गुट निरपेक्ष, इस तरीके से जो है वो बच सकता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या किया गया कि ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका का अर्थ क्या है। एक आपका है ग्लासनोस्ट और एक है आपका पेरिस्ट्रोइका, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव का नेतृत्व स्थापित हुआ। आपको मालूम है क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उस समय कौन थे राष्ट्रपति दोस्तों, वो आपके थे गोर्बाचेव, ध्यान रखिएगा। तो मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव को नेतृत्व जो है स्थापित हो गया उसी का। ठीक है, उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपना नया प्रस्तुत किया, क्या किया, अपना नया प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया। ग्लासनोस्ट का अर्थ है समाज को खोलो, क्या है ग्लासनोस्ट का अर्थ, समाज को खोलो। ठीक है, और पेरिस्ट्रोइका का जो अर्थ है वो है दोस्तों आर्थिक नवनिर्माण करो। क्या नाम है, आर्थिक नवनिर्माण करो, ध्यान रखिएगा। गोर्बाचेव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज्यों को बचाने का यही दो महत्वपूर्ण सूत्र था। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उतना भी इंपॉर्टेंट था, ये आपका जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। जो मैं वीवीआई लिखता हूँ प्लीज कम से कम आप उसको इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखिए आपको क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, देखिए दो ध्रुवीयता के बीच बहुध्रुवीयता का क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज द मीन्ड बाय मल्टीपोलैरिटी बिटवीन डाइपोलैरिटी। बहुध्रुवीयता, ये दो ध्रुवीयता, ये दोनों का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट लें। देखिए जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे तरीके से प्राइज आती है। ठीक है, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। देखिए शीत युद्ध के दौरान दुनिया को दो परस्पर विरोधी शिविरों में बटी हुई समझी जाती थी। ठीक है, दोनों ही महाशक्तियों की यह अवधारणा थी, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है, यही उन लोगों का क्या था, अवधारणा था। लेकिन गौर से देखने पर यह पता चलता है कि सत्ता के कुछ अन्य केंद्र भी उभर रहे थे। एक आपका था गुट निरपेक्ष देशों ने अपना अलग केंद्र बनाया, जिसका आयाम लगातार बढ़ता चला गया। चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति बनाकर एक नया केंद्र खोला। यूरोपीय संघ एवं आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने अपने तरह के केंद्र बनाए। इसे ही दोस्तों द्विध्रुवीयता ध्रुवता के बीच बहुध्रुवीयता कहा गया। ठीक है, तो द्विध्रुवीयता ध्रुवता आपका क्या हो गया, एक आपका सोवियत संघ और एक आपका हो गया अमेरिका यानी कि पूंजीवादी। ठीक है, और इसी के बीच जो बहुध्रुवीयता हो गया वो क्या आपका भारत, चाइना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बहुध्रुवीयता। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया दो ध्रुवीयता के अंतर्गत बहुध्रुवीयता। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको पूछा था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन आपको पूछा गया विश्व बैंक का प्रमुख कार्यों का, यानी कि प्रमुख चीफ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि प्रमुख कार्यों का जो वर्णन है विश्व बैंक का वो क्या है, इसी को आपको यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए विश्व बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा, आंसर क्या है कि विश्व बैंक की जो गतिविधियां है, जो गतिविधि है दोस्तों वो किससे है, विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, क्वेश्चन क्या है कि यह बैंक मानवीय विकास जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़क हो गया, शहरी विकास हो गया, बिजली हो गया तथा सुशासन के लिए काम करता है। ठीक है, अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी कि आसानी से लोन भी देता है और क्या देता है, अनुदान भी देता है। अत्यधिक निर्धन देशों को यह अनुदान वापस नहीं करने पड़ते हैं, और जो बहुत ज्यादा गरीब देश होते हैं उसको जो ये अनुदान है, जो एक प्रकार का प्राइस दिया गया, उसको वापस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु प्रसार संधि के
क्या मुख्य कारण है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा कि जो परमाणु प्रसार संधि है इसके आखिर मुख्य प्रावधान प्रावधान क्या है इसका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप मतलब कि ध्यान से पढ़े। अब आंसर देखिए, 1970 में हुई परमाणु प्रसार संधि के मुख्य प्रावधान है, क्या क्या है? सबसे पहला, पांचों बड़े देश, यानी कि एक आपका अमेरिका जिसको वीटो पावर मिला हुआ उसी को बड़े देश बोलते हैं, ठीक है। एक आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? वीटो पावर देश है। क्या है? वीटो पावर देश है, ठीक है। तो पांचों बड़े देश आपस में परमाणु ऊर्जा व प्रौद्योगिकी का लेन देन कर सकते हैं, किंतु वे किसी अन्य राष्ट्र को उसका हस्तांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई अन्य राष्ट्र इन बड़े देशों से परमाणु ऊर्जा या तकनीकी ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है, परंतु इसकी जांच अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो है, जी हाँ, ये आपका हो गया परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका, वो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत वो कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। भारतीय जनता पार्टी जो कि हम लोग जानते हैं अप्रैल महीने के, ध्यान रखिएगा, अप्रैल महीने के 1980 में किसके द्वारा? अप्रैल महीने के 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा और LK आडवाणी के द्वारा, ये दोनों के द्वारा जो है बीजेपी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1980 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसके प्रमुख सिद्धांत के बारे में और इसके कार्यक्रम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। किसका? बीजेपी का, ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा आंसर को। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत एवं कार्यक्रम निम्न है, यानी कि निम्नलिखित है। सबसे पहला, हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना, जिसका अर्थ है कि भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना, ठीक है। तो ये जो है हिंदुत्व की विचारधारा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। इसका अर्थ क्या है वो भी पता है कि भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता पर बल देना, धर्मनिरपेक्षता पर बल देना, यानी कि सर्वधर्म संभाव के सूत्र को प्रचारित करना, किंतु किसी संप्रदाय जैसे कि मुस्लिम व ईसाई के प्रति तुष्टिकरण ना किया जाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यथास्थी का समर्थन करना। किसका? यथास्थी का समर्थन करना। निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, सुरक्षा, स्वदेशी व सामाजिक समरसता पर बल देना। चौथा पॉइंट है आपका राजनीतिक क्षेत्र में सभी को सत्ता, सम्मान व समृद्धि के लाभ उपलब्ध कराना, राजनीतिक को मूल्य भारतीय बनाना। राजनीतिक को मूल्य क्या बनाना? मूल्य भारत बनाया, ठीक है। ये चीज को आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अब पांचवा पॉइंट आपका क्या है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा की नीति का आचरण करना, किंतु अपने शत्रुओं जैसे कि चीन व पाकिस्तान के प्रति कठोर रुख बनाए रखना, नेपाल व मॉरिशस जैसे हिंदू देशों के साथ निकट संबंध बनाए रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया बीजेपी का जो सिद्धांत है, कार्य करने का सिद्धांत, वही हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इस क्वेश्चन का खास करके, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन हो जाएंगे आपका 12। 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदुओं का विवेचन करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2001 में भारत सरकार के द्वारा जो घोषित महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदुओं का विवेचन करें। समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा सिर्फ आंसर, ठीक है। देखिए 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसके दोस्तों मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला, सकारात्मक आर्थिक और राजनीतिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिससे महिलाओं को अपनी क्षमता को पहचानने तथा उसका विकास करने का अवसर मिले, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो तथा वे अपने इन अधिकारों का उपयोग कर सके। तो ये आपका हो गया दूसरा पक्ष, ठीक है। फिर दूसरा बोल सकते हैं उद्देश्य, यानी कि दूसरा बोल सकते हैं प्रकार। देखिए तीसरा प्रकार वो क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो, उन्हें शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका न्याय व्यवस्था को इस प्रकार सकुशल व कारगर बनाया जाए कि महिलाओं को सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध हो। सन 1972 में जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, विधिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में अमूल परिवर्तन लाने के मकसद से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि संपूर्ण क्रांति में जो टोटल दोस्तों कई क्रांति है, लगभग 8 क्रांति। सबसे पहला है आपका सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, विविध क्रांति, मनोवैज्ञानिक क्रांति, ठीक है। तो इसका मानना क्या था कि भ्रष्ट कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हो सकता, अतः उसे संवैधानिक या
परासंवैधानिक तरीकों से हटा दिया जाना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत का नव निर्माण था। इसका पहला प्रयोग उन्होंने गुजरात में, एक दूसरा पहला प्रयोग कहां पर? गुजरात में, ध्यान रखिएगा, पहला प्रयोग कहां पर? गुजरात में। दूसरा प्रयोग दोस्तों बिहार में किया गया। इन दोनों ही राज्यों में हुए आंदोलन में अधिकतर छात्रों ने भाग लिया। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर काफी गहरा असर डाला और यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर काफी गहरा असर डाला, ठीक है, एवं राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने से इस आंदोलन के विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंततः यानी कि जून 1975 में क्या कर दी थी? इमरजेंसी को लागू कर दी थी, यानी कि आपातकालीन की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का विवेचन करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी उसका विवेचन करें, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, डिस्क्राइब करें, समझाएं, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि जो संपूर्ण क्रांति है जो किसके द्वारा दिया गया? संपूर्ण क्रांति क्या था दोस्तों? वो भाषण था, ये किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। तो उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है, ठीक है। एक एक चीज, डेट लिखना है, क्या क्या हुआ था, क्या क्या मकसद था, उन सभी चीजों को लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 11 सितंबर 2001 को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर आतंकवादी हमला कर दिया। सॉरी फॉर डेट, ये जो है आपका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए 13 का आंसर नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ उसी चीज को, ये आंसर कुछ अलग है। देखिए इसका आंसर क्या लिखना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहाँ पर टाइपिंग जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का विवेचन कीजिए, यानी कि इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए आखिर ये संपूर्ण क्रांति है क्या, ठीक है। अपने शब्दों में दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर लिख देना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिया गया, यानी कि एक भाषण था जो कि दिया गया। कहां पर दिया गया था दोस्तों? वो जो है पटना के, यानी कि पटना के गांधी मैदान में, वहीं पे यह भाषण दिया गया था। कब दिया गया था? तो दोस्तों 1974 में यह भाषण दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो है संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है? संपूर्ण क्रांति में दोस्तों कई क्रांति आते हैं, जैसे राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति व आध्यात्मिक क्रांति, लगभग 8 क्रांति आते हैं, उसी को बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति दोस्तों वो जो है उसका आह्वान तो किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और जिसका मकसद क्या था? वो था इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। क्या था? जो समय क्योंकि मालूम है 1974 में किसकी पार्टी थी दोस्तों? आपको मालूम है कांग्रेस की पार्टी, और जो सरकार थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उसी की सत्ता को, यानी कि इंदिरा गांधी को उखाड़ करके फेंकना, यही था दोस्तों संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य। तो टोटो आपको जो है इसी प्रकार का आंसर को लिखना है, अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई है ये क्वेश्चन, आपका वीवीआई, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? यह कैसे अमेरिकी वर्चस्व का दिखाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये क्या था? हाउ डिड इट शो, ये हम लोगों को कैसे दिखता है या फिर हम लोगों को दिखाता है, ठीक है। वर्चस्व कैसे, वर्चस्व का दिखाता है कैसे, तो समझते हैं ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 14 आपका, ठीक है। देखिए 11 सितंबर 2001 को, अब हमने अभी आपको बताया कि 11 सितंबर 2001 को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एवं पेंटागन पर क्या कर दिया? आतंकवादी हमला कर दिया। उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, किसे? अमेरिका को, ठीक है। इसके पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था। इसके पीछे किसका हाथ था दोस्तों? यानी कि जो अलकायदा के जो प्रमुख थे ओसामा बिन लादेन, उसी का दोस्तों इस पर जो है हाथ था, ठीक है। वो उस समय अफगानिस्तान में छुपा हुआ था जो तालिबान के नियंत्रण में था, ठीक है। अतः अक्टूबर 2001 में अमेरिका व उसके कुछ सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके तालिबानी शासन का खात्मा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने यह आरोप लगाया कि ऐसी आतंकवादी शक्तियों को इराक की गुप्त सहायता मिल रही है जहां जनसंहारक शस्त्रों की भारी संख्या है। इसको ध्यान में रखते हुए मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके सद्दाम हुसैन के अधिनायकवादी शासन को मिटा दिया, जिसे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का निर्माण दिया गया। क्या कहा गया दोस्तों? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आपने देखा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, जो कि लास्ट प्रश्न आपका यह है कि सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? इसके क्या भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थान मिलना चाहिए? यानी कि एक आपका प्रमुख कारक और एक आपका अस्थायी स्थान मिलना चाहिए। ये दोनों प्रश्न जो है आपको पूछे जा रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना, यह आपका पहला कार्य है। दूसरा क्या कार्य है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसके
निराकरण के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय को खोजना। तीसरा दोस्तों आपका क्या है कि युद्धबंदी के लिए, युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना। ठीक है। चौथा आपका महासचिव का चयन करना जिसे महासभा नियुक्त करेगी। ठीक है। पांचवा क्या है दोस्तों, युद्ध रोकने हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही करना। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसमें दोस्तों 51 सदस्य थे। उसमें कितने सदस्य थे? 51। कब बना था ये? 1945 में। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो है उसका जो गठन है वो 1945 में हुआ था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद ये यूएनओ का जो है गठन हुआ था। ठीक है। उस समय जो दोस्तों टोटल 51 देश थे, अब उनकी संख्या जो है 192 हो गई। कितनी? अभी प्रेजेंट में वर्तमान की बात करें तो टोटल 192 अभी संख्या है उन देशों की। ठीक है, यानी कि ये सदस्यों की। ठीक है। अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। 1945 में इसमें 11 सदस्य थे। 1965 में यह संख्या 15 हो गई। अब संख्या बढ़नी चाहिए, जैसे जर्मनी, पंजाब, ब्राजील, भारत जैसे राष्ट्र को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत के दावे के पक्ष में 3 बातें। भारत के दावे के पक्ष में टोटल 3 प्रमुख बातें। सबसे पहला, भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। दूसरा, भारत सबसे बड़ा विकासशील देश है। तीसरा, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा एवं पर नेता रहा है। किसका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो दोस्तों ये टोटल 3 रीजन है, जैसे कि भारत यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं कि उसको जो है अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट वाला अध्यक्ष जिसको वीटो पावर मिलता है वो मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था टोटल जो सदस्य है वो 15 होते हैं, जिसमें से दोस्तों जो 5 है आपका वो होते हैं अस्थायी। वो क्या होते हैं? वो होते हैं अस्थायी। ठीक है। और जो आपका 10 है दोस्तों वो आपका क्या होते हैं? अस्थायी। वो आपके हो जाते हैं अस्थायी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। तो दोस्तों टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को किया, यानी कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन को और दोस्तों आपका जो 10 है वो शॉर्ट क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। और जो भी स्क्रीनशॉट ले लिए प्लीज उसके बाद इसको रिवीजन करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने आपको फायदा होगा। अन्यथा जितनी भी चीज आप देखिए सब कुछ भूल जाइएगा। ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी पहली बार चैनल पे जुड़े प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो